आइए अब इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर? बेसिस दिया है। नंबर 1, पोजीशन। देखिए, इंटरनल स्टेक होल्डर की जो पोजीशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड होती है, यानी कि अंदर की, और ये लोग ऑपरेट करते हैं आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है। सेकेंड पॉइंट इज रोल। कैसा? ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वर्किंग होती है, काम करने का पूरा तरीका ये जो भी इंटरनल स्टेक होल्डर है उसी के अकॉर्डिंग होता है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बेसिकली जो रोल होता है इनका, ये लोग मैनेजमेंट से कोई भी मतलब नहीं होता है इनका, ये केवल और केवल अपने व्यापार के लिए जो भी काम करते हैं, ये लोग किसी दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन में ना मैनेजमेंट ना कोई वर्किंग, ऐसा कोई भी काम इनका उसमें नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूट, एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, या कौन कौन मिलकर के ये बनता है। इसमें ओनर्स, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, 3 लोग मिलकर के हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर बनाते हैं। और एक्सटर्नल सप्लायर, कस्टमर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, मीडिया और ट्रेड यूनियन, सोसाइटी, कस्टमर, ये सब मिलकर के हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर। तो आज हम लोग केवल एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद, यानी कि जो हमारा स्टेक होल्डर है, तो सबसे पहले इंटरनल स्टेक होल्डर हमसे क्या उम्मीद रखता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या काम करता है। सबसे पहले ओनर्स मीन्स होता है शेयर होल्डर्स। देखिए, शेयर होल्डर हमारे बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो भी कैपिटल देते हैं उससे पहले, पूंजी लगाने से पहले व्यापार का रिस्क जरूर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट मीन्स जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं, दे कैन टेक इन रिस्क एंड प्रोवाइड कैपिटल टू द बिजनेस। अब आइए, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है बिजनेस से। नंबर 1, रीजनेबल रिटर्न। रीजनेबल रिटर्न का मतलब होता है कि इनको कुछ ना कुछ गेन्स चाहते हैं प्रॉफिट्स में से, यानी कि एक निश्चित तौर पर इनको डिविडेंड के फॉर्म में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न के रूप में, प्रॉफिट में से जो शेयर देती है कंपनी, उसे हम डिविडेंड के रूप में जानते हैं, वही हमारा साल भर का रीजनेबल रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ और उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जब हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि व्हाट इज द डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो मैंने पाया कि 100 रुपए का रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर और हर साल 8 या 10 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में देता है। तो इट मीन्स 8 to 10% रिटर्न है। मुझे रीजनेबल लगा, तो मैं उस कंपनी में रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। सेकेंड एक्सपेक्टेशन क्या होती है? नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन इज एप्रिसिएशन इन शेयर वैल्यू। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 100 रुपीज का है, और अगर ये माने कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हर 5 साल में डबल हो जाती है, तो हमारे शेयर के प्राइस भी हर 4-5 साल में डबल हो जाएंगे। इट मीन्स हमारी शेयर वैल्यू डबल हो जाएगी, एप्रिशिएट करेगी। थर्ड वन इज सेफ्टी ऑफ कैपिटल। सेफ्टी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, हम देखिए, थर्ड एक्सपेक्टेशन होती है शेयर होल्डर की, जिस कंपनी में वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे हम अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए हमेशा ये चाहेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट हमारा है किसी भी कंपनी में, वो जो कैपिटल हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी बनी रहे। इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि जो भी ईयर एंड में, साल के अंत में कंपनी की बैलेंस शीट है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको जरूर मिले कि कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं। कई सारे रेशियोज होते हैं जो हम जरूर जानना चाहेंगे। इसके बाद पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन। देखिए, हम शेयर होल्डर हैं, हम ओनर हैं एक तरीके के कंपनी के, तो कोई भी पॉलिसी जो कंपनी बनाती है,
जब तक हमसे वो राय नहीं ले लेगी, हमसे जब तक वो डिस्कस नहीं कर लेगी, और ये डिस्कशन नॉर्मली कंपनी या तो एनुअल जर्नल मीटिंग में करती हैं या जर्नल मीटिंग में करती हैं, और इसमें डिसीजन तभी होता है जब शेयर होल्डर्स अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ओनर्स के पास यानी कि शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के अंदर डिसीजन लेने की पूरी पावर होती है थ्रू वोटिंग राइट इन एनुअल जर्नल मीटिंग। नेक्स्ट वन इज सेकेंड है हमारा स्टेक होल्डर में इंटरनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते क्या हैं, ये एक तरीके से गाइड और कंट्रोल करते हैं। इनको एक तरीके से पूरी पावर दे दी जाती है कि आप हमारी कंपनी को चलाएंगे, और ये अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने का केवल और केवल शेयर होल्डर्स के पास होता है। शेयर होल्डर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिलायंस के डायरेक्टर हैं मिस्टर मुकेश अंबानी, और लेकिन ये पावर उनको कौन देता है, भारत में और विदेशों में तमाम सारे लोग हैं जो शेयर होल्डर्स हैं, ये उनको पावर देते हैं, तब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होता है। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना लेने के बाद फ्रीडम टू मैनेज, उनके पास पूरा अधिकार होता है कि वो कंपनी को किसी भी तरीके से चला सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को डायरेक्टर बनाया गया और फिर उस पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाया जाए या उससे ज़बरदस्ती काम करवाया जाए, यानी कि उसको स्वतंत्रता नहीं होती है काम करने की, तो वो अपना बेहतर आउटपुट कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकता। नेक्स्ट वन इज, कोई भी डायरेक्टर जो या एम्प्लॉय या वर्कर या मैनेजर जो काम करता है उसको फेयर रेमुनरेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर एक टर्म लगा है फेयर रेमुनरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर रेमुनरेशन? फेयर रेमुनरेशन का मतलब होता है जस्टिफिकेशन। किसी भी व्यक्ति को उतना पैसा जरूर मिलना चाहिए कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए, जो मेंटेन करने का मतलब है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमें वहाँ पर हमारे कुछ खर्चे होते हैं, हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उनको हम जरूर फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट वन इज फेयर रेमुनरेशन का कई बार हम एक मतलब गलत निकालते हैं। कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है। अगर मान लीजिए हमारी सोसाइटी में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक छोटी सी कंपनी है, वहाँ पर मैनेजर को 10,000 रुपये की सैलरी मिल रही है और उस कंपनी का टर्नओवर पूरे साल का 10 लाख का है, तो मेरे ख्याल में सही है। और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक मैनेजर की सैलरी 70,000 रुपये है, तो दोनों लोगों को फेयर रेमुनरेशन मिल रहा है, क्योंकि एक जगह कंपनी बहुत छोटी है और एक जगह दूसरी जगह कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है। डिग्निटी ऑफ पोजीशन, यानी कि जो पद उसको दिया जा रहा है उसकी मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। उसको ना अपनी पद का गलत इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पावर, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजर बनाए जाते हैं जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पावर्स मिलती हैं, और कभी भी कोई भी ये नहीं चाहता कि एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी जो पोजीशन उसे दी जा रही है उसको उसकी डिग्निटी बनी रहे, मर्यादा बनी रहे। लास्ट पॉइंट इज रीजनेबल टेन्योर। देखिए, कई बार ये देखा गया है कि बहुत जल्दी जल्दी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव कर दिया जाता है। कम से कम किसी भी व्यक्ति को अपना वो ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेस्ट दे सकता है, कम से कम 1 साल का समय जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज